देखो इसमें अपना पिछला जो टॉपिक था इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन बताया था बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट का केवल एक टॉपिक था आपके शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल हम शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं और उसमें आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल अलग अलग थी, उनको किस प्रकार से दिखाना था वो मैंने आपको बताया था। अब इसी प्रकार से शेयर होल्डर फंड में आपके दूसरी सब हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसी से रिलेटेड आपके इलस्ट्रेशन, आपके सेकंड इलस्ट्रेशन है आपके पेज नंबर 233 पर 233 पर दूसरा इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है, रिजर्व और सरप्लस की मदें। रिजर्व और सरप्लस में क्या आता है ये मैंने आपको बताया था। जितने भी लाभों के शेष होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व होता है, P&L का क्रेडिट शेष होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होती है, या और कोई ऐसा लाभों का कोई फंड होता है, वो सब हम किस में दिखाते हैं, रिजर्व और सरप्लस में। लेकिन उसमें से अगर कोई पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है उस लाभों में से तो हम लेस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई हानि का शेष है तो हानि का शेष है वो भी हम लाभों में से कम करेंगे। किसमें से, लाभों में से। P&L का कोई डेबिट शेष है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अगर ऐसा कोई हानि का कोई शेष है पिछले वर्ष का तो वो हम किस में से लेस करेंगे, लाभों में से। तो अब देखो आपके ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है विशाखा लिमिटेड की पुस्तकों में 1 अप्रैल को शेष थे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है, और P&L का हानि का शेष दे रखा है। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में दे रखा है 4 लाख, इसका मतलब हानि का शेष है। और 31 मार्च को कंपनी ने 15 लाख रुपए का लाभ कमाया, ये P&L का क्रेडिट शेष हो गया। इसमें से जनरल रिजर्व में 4 लाख, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 4 लाख ट्रांसफर किए, और 2 लाख रुपए इंटरिम डिविडेंड जो है लाभांश की घोषणा की है। तो ये सब लाभों में से कम हो जाएंगे, जो कंपनी ने ट्रांसफर किया है वो लाभों में से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लाभों के जो फंड है, बैलेंस है, वो कितने हैं, सबसे पहले तो हम वो दिखा देंगे। तो इसमें देखो आपके सबसे पहले दे रखा है आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो रिजर्व और सरप्लस में आता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो आपके दे रखा है इसमें 1 लाख। तो 1 लाख आपके इसी के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद में दे रखा है आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये पहले का शेष था 1 अप्रैल को, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि ओपनिंग बैलेंस, तो आप ऐसे लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था इसमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का था। और इसके बाद में दे रखा है कि हमने 31 मार्च को जो 15 लाख रुपए का लाभ कमाया था उसमें से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 4 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। देखो 2 लाख रुपए का पहले का बैलेंस था, और चालू वर्ष में जो लाभ कमाया था फर्म के द्वारा 15 लाख रुपए का, उसमें से 4 लाख रुपए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में और ट्रांसफर कर दिए। तो वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करके दिखा देंगे। ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, P&L से हमने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया 4 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 6 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का पहले से बैलेंस था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का, और 4 लाख रुपए हमने और ट्रांसफर कर दिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, तो टोटल डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो कितना हो गया, 6 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, लाभों में से हमने कम किया, जो ट्रांसफर किया वो P&L में से कम हो जाएगा, लेकिन इसमें तो हमने ऐड कर दिया, इसमें ट्रांसफर किया है लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा, P&L में से कम हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद में देखो आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अलावा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का पहले का कोई बैलेंस नहीं था,
लेकिन ये बाद में P&L में से ट्रांसफर किया है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम P&L, P&L से हमने 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो 4 लाख रुपए आपके ये आ जाएंगे। जनरल रिजर्व में हमने जो 4 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, तो ये पैसा तो हम जनरल रिजर्व के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन P&L में से पैसा कम हो जाएगा। देखो P&L में से हमने 4 लाख रुपए तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो इसमें ट्रांसफर किए, इसमें तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन P&L में से लेस हो जाएगा। और इसके अलावा 4 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, तो इसको तो हम जनरल रिजर्व के नाम से दिखा देंगे, लेकिन 4 लाख रुपए P&L में से और कम हो जाएगा। 4 लाख ये कम हो जाएंगे, 4 लाख इसके कम हो जाएंगे। यानी कि चालू वर्ष में फर्म के द्वारा यानी कि कंपनी के द्वारा जो लाभ कमाया गया था, चालू वर्ष में कितना लाभ कमाया गया, इसमें 15 लाख रुपए, 15 लाख में से कम हो जाएंगे। 4 लाख तो ये और 4 लाख इसके, ठीक है। लेकिन जिसमें ट्रांसफर किया वो पैसा हमारे को उसी फंड के नाम से दिखाना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व के नाम से 4 लाख रुपए दिखा देंगे। इसमें पहले का कोई बैलेंस नहीं था, केवल चालू वर्ष में ट्रांसफर किया है, वो ही हम दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके हो गया। अब देखो आपके चालू वर्ष का, चालू वर्ष में हमने जो P&L है यानी कि P&L का क्रेडिट शेष, P&L का क्रेडिट शेष चालू वर्ष में जो लाभ है वो हमने कितना कमाया है, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए हमने चालू वर्ष में लाभ कमाया है। अब देखो इसमें से हमने क्या किया, ये 15 लाख रुपए जो हमने चालू वर्ष में लाभ कमाया, ये P&L का क्रेडिट शेष कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस। इसमें से हमने क्या किया, 4 लाख रुपए तो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। जब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो ये इसमें से लेस कर दो, लेस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो 4 लाख रुपए तो आपके ये कम हो जाएंगे। किसमें से कम हो जाएंगे, 15 लाख रुपए में से, ठीक है। और इसके अलावा हमने 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे, ये भी P&L में से किए थे, तो ये भी हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि लाभों में से हमने P&L में से ट्रांसफर कर दिए, तो वो पैसा तो हमने उसी फंड के नाम से दिखा दिया, लेकिन P&L में से वो पैसा कम करके दिखाना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में हमने जो ट्रांसफर किया है वो भी इसमें से लेस कर देंगे। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए ये हम इसमें से लेस कर देंगे। इसके अलावा देखो इसमें एक और दे रखी है आपके 15 लाख रुपए का जो लाभ कमाया था, उसमें से ये लाभांश का प्रस्ताव किया था। लाभांश के लिए हमने जो प्रस्ताव पारित किया था यानी कि प्रोपोज डिविडेंड, वो कितना है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आपके ये ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये भी हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। प्रोपोज्ड डिविडेंड 2 लाख रुपए, लाभांश की हमने घोषणा कर दी, लाभांश की हमने जो घोषणा कर दिया यानी कि लाभांश के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी कि कंपनी के द्वारा इतना लाभांश दिया जाना है, इसकी घोषणा कर दी है, तो ये राशि भी P&L में से कम हो जाएगी। तो 2 लाख रुपए प्रोपोज डिविडेंड के नाम से ये भी 15 लाख रुपए में से लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें प्रश्न में एक सूचना और दे रखी है, इसमें दे रखा था कि 1 अप्रैल को निम्न शेष थे। इसमें 1 अप्रैल को 3 बैलेंस दे रखे थे, एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, तो वो तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से दिखा दिया। इसके अलावा 2 लाख रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था, वो हमने इसके नाम से दिखा दिया। लेकिन इसमें यह भी दे रखा है कि P&L का ब्रैकेट में दे रखा है 4 लाख रुपए, ब्रैकेट में P&L का शेष दे रखा है, इसका मतलब है हानि का शेष था, और हानि का शेष होता है तो वो हम क्या करते हैं, लाभों में से लेस करते हैं, तो ये भी आपके लेस हो जाएगा। ये P&L का कौन सा शेष हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो P&L का डेबिट शेष है वो कितना हो गया आपके 4 लाख रुपए। देखो इसमें प्रश्न के अंदर जो सूचना दे रखी थी उसमें दे रखा है कि चालू वर्ष में फर्म के द्वारा टोटल 15 लाख रुपए का लाभ कमाया गया। तो टोटल जो 15 लाख रुपए का लाभ कमाया गया है
उसको तो हम P&L के क्रेडिट बैलेंस के नाम से दिखा देंगे। टोटल 15 लाख रुपए का लाभ कमाया था, लेकिन उस 15 लाख रुपए लाभों में से कंपनी ने क्या किया था, 4 लाख रुपए तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको P&L में से कम कर देंगे। 4 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, ये भी P&L में से कम कर देंगे। जनरल रिजर्व के नाम से हमने दिखा दिया, वो फंड हमारा अलग बन गया, वो फंड बना है उसको उस फंड के नाम से दिखा दिया, लेकिन P&L में से कम हो गया, इसलिए हम P&L में से लेस करके दिखाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने लाभांश के लिए प्रस्ताव पारित किया, लाभांश की घोषणा की है। लाभांश की जो घोषणा की है उसको प्रोपोज्ड डिविडेंड के नाम से 2 लाख रुपए ये भी हम लेस कर देंगे, तो ये भी आपके P&L में से कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रश्न में सूचना दे रखी है कि 1 अप्रैल को P&L का बैलेंस था, लेकिन उसमें प्रश्न में यह नहीं दे रखा कि लाभ या हानि का था, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका मतलब है हानि का शेष था। तो हानि का शेष होता है P&L का, तो इसके लिए मैंने बताया था ये भी लाभों में से कम होता है। तो P&L का डेबिट शेष है ये 4 लाख रुपए, ये भी लाभों में से कम हो जाएगा। तो देखो टोटल राशि है वो कितनी हद कम हो गई, 8 2 10 और 4 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए इसमें से कम हो जाएंगे, इसमें से 15 लाख रुपए में से, ये 15 लाख में से 14 लाख रुपए कम हो जाएंगे। इसको आप ये अमाउंट में लिखिए, इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। ये 15 लाख में से 14 लाख रुपए कम हो गए, तो P&L का जो बैलेंस है वो कितना बच गया आपके 1 लाख रुपए। टोटल हमारा 15 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से 4 लाख रुपए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के कम कर दिए, 4 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व के कम कर दिए, और 2 लाख रुपए हमने प्रोपोज्ड डिविडेंड के कम कर दिए, और 4 लाख रुपए पिछले वर्ष का हानि का शेष था वो हमने कम कर दिए। इस प्रकार से टोटल राशि हमने कितनी कम कर दी, 14 लाख रुपए। तो 14 लाख रुपए कम कर दिए, तो अब हमारे पास P&L का जो बैलेंस है वो कितना बचा, 1 लाख। तो अब देखो हम इसका ये टोटल कर लेंगे। रिजर्व और सरप्लस की आपकी ये मदे है, तो आपके ये देखो टोटल है आपके ये हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें एक मद आई थी आपके प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड है वो तो हमने P&L में से तो कम कर दिया, क्योंकि हमने प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए लाभों में से राशि कम हो गई। लेकिन प्रोपोज डिविडेंड के लिए मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था कि प्रोपोज डिविडेंड को हम कहाँ दिखाते हैं। प्रोपोज डिविडेंड है आपके करंट लायबिलिटीज, जो मेन हेडिंग है उस करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसके अंदर दिखाते हैं। तो प्रोपोज डिविडेंड को हम दिखाएंगे, तो पहले आप लिख देना करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आपके जो सब हेडिंग है वो कौन सी आती है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये सब हेडिंग है। मेन हेडिंग कौन सी आती है, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस में आता है, करंट लायबिलिटीज में। और करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, ये प्रोपोज्ड डिविडेंड है, इसमें आ जाएगा प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना था, 2 लाख रुपए। ठीक है, बस ये बैलेंस शीट में इस प्रकार से दिखा देंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका सेकंड इलस्ट्रेशन पेज नंबर 233 पर। तो रिजर्व और सरप्लस में हम मदे अगर इस प्रकार से आती है तो किस प्रकार से दिखाएंगे, ये आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लें। देखो आगे आपके मैं बता रहा हूँ इसका तीसरा इलस्ट्रेशन। 2 इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे। पहला जो इलस्ट्रेशन किया था उसमें आपके शेयर कैपिटल का आया था। दूसरा जो इलस्ट्रेशन किया था वो हमने रिजर्व और सरप्लस का आया था। अब इसके बाद में है तीसरा जो आपके इलस्ट्रेशन है, इसमें क्या पॉइंट दिए जाते हैं, और एग्जाम में भी कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि उसमें मदे दे दी जाती है। मदे दे दी उसमें जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया, इसके अलावा क्रेडिटर्स दे दिया, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, करंट लायबिलिटीज की कोई मद दे दी, एसेट्स की कोई मद दे दी, और उन सब मदों को लिख करके फिर सूचना में लिखा जाता है कि इन मदों को बैलेंस शीट में किस हेडिंग में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इन मदों को कहां पर दिखाया जाएगा, यानी कि उसकी मेन हेडिंग है वो कौन सी होगी और उसकी सब हेडिंग है वो कौन सी होगी। तो इसमें आपको क्या है,
पूरी बैलेंस शीट भी बताने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, पहले एक कॉलम के अंदर उन मदों का नाम लिख देंगे, दूसरे में उसकी जो मेन हेडिंग है वो लिख देंगे कि वो जो है आपकी जो मद है मैं कौन सी मेन हेडिंग में आती है। जैसे आपके ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिजर्व सरप्लस में आता है, ठीक है। तो आपके मेन हेडिंग आपके शेयर होल्डर फंड है, सब हेडिंग है वो कौन सी हो गई, रिजर्व सरप्लस, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें आता है। तो मेन हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा उसमें एक कॉलम में, और फिर सब हेडिंग उसकी कौन सी है, वो जो मद है कौन सी सब हेडिंग में आती है उसका नाम लिखना है। तो वो नाम लिख करके उसमें लिखना है। आपको पूरी बैलेंस शीट भी बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको दिखाना है। तो इस पैटर्न का आपके थर्ड इलस्ट्रेशन है। ये जो थर्ड इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि कंपनी के चिट्ठे में आप इन मदों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, किस हेडिंग में दिखाएंगे। तो इसमें दे रखा है जैसे अनक्लेम्ड डिविडेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोपोज डिविडेंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृतियां, डिबेंचर्स, मैच्योर डिबेंचर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर। देखो इस प्रकार से मदे दे रखी है, ठीक है। तो इसमें ये इतनी सारी जो मदे दे रखी है, तो इसके लिए आपके देखो बुक में ये इसमें एक तीन कॉलम बना रखे हैं। पहली मदों का यानी कि आइटम्स उसके कौन कौन से हैं, दूसरी कौन सी आ जाएगी, मेन हेडिंग आ जाएगी, और तीसरा कॉलम किसका आ जाएगा, सब हेडिंग का आ जाएगा। तो पहला इसमें दे रखा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो किसमें आता है, आपके करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज की भी, करंट लायबिलिटीज तो आपके मेन हेडिंग हो गई, और सब हेडिंग है उसकी कौन सी आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में। यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड को अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। इसके बाद में आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मेन हेडिंग तो इसकी कौन सी हो जाएगी, शेयर होल्डर फंड। तो मेन हेडिंग में तो शेयर होल्डर फंड का नाम आ जाएगा, और सब हेडिंग है वो उसकी कौन सी है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद में दे रखा है प्रोपोज डिविडेंड, जैसे ये आपके आया था अभी। प्रोपोज डिविडेंड है, उसकी मेन हेडिंग तो आपके कौन सी है, करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे, और सब हेडिंग कौन सी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके बाद में आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम अलग से नहीं दिखाते, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, रिजर्व और सरप्लस में लाभों का जो शेष होता है, यानी कि हमारे पास जो ऐसे जो फंड होते हैं कोई सा भी, अगर केवल एक P&L का दे रखा है तो P&L में से हम लेस करके दिखा देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है हानि का शेष होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिजर्व और सरप्लस में कोई भी ऐसी फंड का अमाउंट दे रखा है उसमें से इसको लेस करके दिखा देंगे। यानी कि इसके लिए कोई मेन हेडिंग सब हेडिंग नहीं है, ठीक है। केवल इसको, हाँ बस ये है कि इसमें रिजर्व और सरप्लस में इसको लाभों में से लेस करके दिखाया जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद में देखा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। स्वीकृति में आपके जो है वो क्या आता है, जैसे हम बिल स्वीकार कर लेते हैं यानी कि बीपी, लेनदारों को हम बिल स्वीकार करते हैं वो एक्सेप्टेंस कहलाता है। बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल है वो उसकी मेन हेडिंग तो कौन सी आ गई, करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग कौन सी आ जाएगी, ट्रेड पेएबल्स। तो क्योंकि ट्रेड पेएबल्स में हम क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को दिखाते हैं। इसके बाद में आता है, इसमें मत दे रखिए आगे, डिबेंचर्स, ऋण पत्र। डिबेंचर्स हैं वो मेन हेडिंग तो कौन सी आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसकी सब हेडिंग है वो कौन सी आ जाएगी, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेन हेडिंग आपके नॉन करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग है वो कौन सी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद में दे रखा है मैच्योर्ड डिबेंचर्स। मैच्योर्ड डिबेंचर्स यानी कि ऐसे ऋण पत्र जो मैच्योर हो गए, यानी कि परिपक्व हो गए, यानी कि जिनका भुगतान करना है, जिनका भुगतान करना है इसी वर्ष में, वो क्या है, आपके करंट लायबिलिटीज में आता है। और करंट लायबिलिटीज आपके क्या हो गई, मेन हेडिंग, और सब हेडिंग कौन सी आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तो ऐसी राशियां जो ड्यू हो गई है, दे हो गई है, और इसी वर्ष भुगतान करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन की हो। डिबेंचर्स भी एक तरह से लोन है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोई सा भी ऐसा लोन हो जिसका भुगतान हमारे को इसी वर्ष में करना है, वो अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो सब हेडिंग का अदर करंट लायबिलिटीज, और मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटीज।
कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस है वो किस में आता है, मेन हेडिंग आ जाएगी आपके करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग कौन सी आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर को हम कैसे दिखाते हैं, अभी पिछले हमने एक इलस्ट्रेशन किया था। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में जब पेड अप कैपिटल दिखाते हैं तो जितना पैसा बढ़ता है उसमें से लेस करके दिखा देते हैं, तो वो पेड अप कैपिटल आ जाती है। तो शेयर कैपिटल के अंदर उसको दिखाते हैं लेस करके अमाउंट में से, यानी कि शेयर कैपिटल का जितना पैसा बढ़ता है उसमें से लेस करके। इसके बाद में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन जो फॉर टैक्स है उसकी मेन हेडिंग है करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और सब हेडिंग कौन सी है आपके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है उसकी मेन हेडिंग है आपके करंट एसेट्स और उसकी सब हेडिंग है कौन सी है, अदर करंट एसेट्स। इसके बाद में तो ये तो हो गया आपके प्रीपेड इंश्योरेंस का। अब इसमें एक है आपके एडवांस कैश इन ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपके किस में आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस में आपके सब हेडिंग, और मेन हेडिंग आ जाएगी आपके करंट एसेट्स में। अनकॉल्ड लायबिलिटी, अब अनकॉल्ड लायबिलिटी है ये आपका ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए इसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम कोई सा भी हो सकता है। एक्रूड इनकम उपार्जित आय, उपार्जित आय है वो हम ये, लेकिन आपके दे रखा है एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू है ये, तो हाँ ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एक्रूड नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी कि बकाया ब्याज। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो लायबिलिटीज होती है, तो मेन हेडिंग तो इसकी कौन सी हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज, और सब हेडिंग कौन सी हो जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद में है P&L का डेबिट बैलेंस। अब P&L का डेबिट बैलेंस है जो मैंने बताया था, देखो ये अभी बताया था, P&L का डेबिट बैलेंस होता है ये रिजर्व और सरप्लस में जो लाभों का जो शेष होता है, अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें से लेस करके दिखा देंगे। P&L का क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो और कोई फंड बना हुआ है उसमें से लेस कर देंगे। अधिकतर P&L का क्रेडिट शेष होता है उसी में से P&L का डेबिट शेष लेस करके दिखा देंगे, यानी कि रिजर्व और सरप्लस में दिखाया जाता है P&L में से लेस करके। और इसके बाद में दे रखा है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है ये आपके मेन हेडिंग है इसकी नॉन करंट एसेट्स, और इसकी सब हेडिंग है आपके अदर नॉन करंट एसेट्स। अंशों के निर्गमन पर वे, ये भी खर्चा होता है, और ये खर्चे ऐसे होते हैं कई जिनको हम क्या करते हैं एक वर्ष में नहीं दिखाते बल्कि 2-3 वर्षों में डिवाइड करके दिखाते हैं, इसलिए इसको क्या 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था इसका थर्ड इलस्ट्रेशन। तो थर्ड इलस्ट्रेशन में ये कौन सी मद है, किस हेडिंग में मेन हेडिंग कौन सी होगी और सब हेडिंग कौन सी होगी, कहाँ पर दिखाई जाएगी, तो इसको आप ये कर लेना। तो दूसरा और तीसरा मैंने आपको बताया, इसको एक बार आप फिर से देख लें।